का स्टेशन है, ये कोई बहुत ही टूरिस्ट सर्किट में नहीं आता। पुणे स्टेशन भाईखला, हमने ये सोचा कि हम तीनों एज सिटीजन्स ऑफ मुंबई, एज मुंबईकर्स, हम अपना योगदान इसकी ओर क्या कर सकते हैं। तो हमने इकट्ठा होके इसका रेस्टोरेशन का प्लान बनाया और इसको रिस्टोर करने का बोझा उठाया। ये पता चला कि यूनेस्को अवार्ड मिलने वाला है, फर्स्ट रिएक्शन क्या था? It was joy, belief, और ये एक तरह से this is our ode to the nation and it is our love for Mumbai as Mumbaikars। चलिए आगे चलते हैं। So मैम, जैसा कि आपने बताया कि अवार्ड मिल गया, दिस इज 11th अवार्ड, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू। लेकिन जब हम बात करें भाईखला स्टेशन की, 169 इयर्स ओल्ड स्टेशन, और उस पर कंजर्वेशन का काम आसान नहीं होता, क्योंकि वो स्टेशन ऑलरेडी इन मूवमेंट है, वहाँ पे ट्रेन की आवाजाही है। ऐसे में उस स्टेशन का कंजर्वेशन करना कितनी बड़ी चुनौती थी? ये चुनौती ही थी, इसीलिए हमने ये प्रोजेक्ट लिया, क्योंकि मुंबई का ये ही नहीं, भारत का और एशिया का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है। बिल्कुल। और जबकि लोग अधिकतर CSTM या बांद्रा स्टेशन की ओर तवज्जो देते हैं, तो भाईखला एक स्टेशन है जो कि ज्यादा टूरिस्ट कभी वहां नहीं आते। वो आम जनता का स्टेशन है, मुंबई की अंडरबेली का, जो एकदम जो रोजमर्रा का जो लोगों का काम है, वहाँ का स्टेशन है। और इसलिए अधिकतर जो लोग कहते हैं कि कॉन्जर्वेशन बहुत एलिटिस्ट है, हम उस माइंडसेट को चुनौती देना चाहते थे। और मेरे फर्म को और मेरे मुंबई में एज आर्किटेक्ट रहने को 25 साल हो गए थे। सो आई सेड व्हाट कैन आई डू एज अ सिटीजन फॉर माई सिटी। और इसी तरह 3 औरतों ने, एक शाइना NC, एक मीनल बजाज और एक मैं, हम तीनों ने ये निश्चय किया कि हम मुंबई का ही नहीं, भारत का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन लेंगे और उसका संरक्षण करेंगे। और सरकार से पैसे नहीं लेते हुए ये सोच के व्हाट कैन आई डू फॉर माई नेशन, और इस सोच से हमने इसका काम शुरू किया। और जब ये काम शुरू किया तो 2020 में इसका हमने ये कंजर्वेशन शुरू किया, और चंद ही महीनों में लॉकडाउन हो गया। तो लॉकडाउन के दौरान एक बहुत बड़ी चुनौती भारत को नहीं, पूरे विश्व भर में थी। और क्योंकि उस समय मुंबई से बहुत सारे माइग्रेंट्स को बिना काम के मुंबई छोड़ना पड़ रहा था, लोग पैदल जा रहे थे और अपने अपने गाँव की तरफ। तो हमने ये सोचा कि जब स्टेशन में ट्रेन बंद है और स्टेशन खाली है, और हमारे पास ये जो 40-50 लेबर है, उनको क्यों ना शहर छोड़ने की जगह उनको कहें आप यहीं बस जाइए और लॉकडाउन के दौरान इस स्टेशन का संरक्षण कीजिए। सो इन अ वे वो जो 3-4 महीने कंप्लीट लॉकडाउन था, उन 4-5 महीनों में हमने स्टेशन का सबसे ज्यादा कंजर्वेशन का काम किया, क्योंकि नहीं तो यहाँ पे हजारों की तादाद में लोग आ रहे होते हैं, स्टेशन बहुत बिजी है, तो इसको रिस्टोर करना बहुत मुश्किल है। तो हमने एक बहुत ही चैलेंजिंग वक्त में ना ही भारत के सबसे पुराने स्टेशन को रिस्टोर किया, बट वो 50-60 माइग्रेंट लेबर जो बिना एक रोजगार के वापस उन्हें अपने गांव जाना पड़ता, हमने उन्हें मुंबई में रखा, उनका ध्यान रखा, और उन्होंने हमारी धरोहर का ध्यान रखा। और इसी वजह से यूनेस्को ने उसे एशिया पैसिफिक अवार्ड ऑफ मेरिट दिया, और ये रेलवेज का पहला यूनेस्को अवार्ड है। अपनी पुरातन चीज़ों को संरक्षित कर, उसे पुनर्जीवित कर सामने लेकर आना एक बहुत बड़ा टास्क है, और आपने एक अहम जिम्मेदारी भी निभाई, क्योंकि बतौर नागरिक, अगर मैं एक प्रोफेशनल के तौर पे बात करूँ तो यहाँ पर आपका प्रोफेशनलिज्म तो नज़र आया, लेकिन एक प्रोफेशनल के तौर पर आपने इसके लिए कुछ चार्जेस नहीं लिए, और आपने इसे एक भारत के नागरिक होने के नाते अहम जिम्मेदारी निभाई। एक स्टेशन जो कि दुनिया में एक बहुत ही अनूठा स्टेशन है, भारत का सबसे प्रथम रेलवे स्टेशन है, और जो रोजमर्रा के लोग इस्तेमाल करते हैं, कोई बहुत रईस या बहुत ही प्रिविलेज लोग नहीं, तो क्यों ना हम इसका संरक्षण करें। और जब आप संरक्षण करें तो हमें ये सोचना चाहिए, इन द सेम सेंस दैट आस्क नॉट व्हाट योर नेशन कैन डू फॉर यू, आस्क व्हाट यू कैन डू फॉर योर नेशन। तो हर एक आम नागरिक क्या एक योगदान कर सकता है। हमारी भारत की सभ्यता, हमारी जो बिल्ट हेरिटेज है, वो 6000 साल पुरानी है, और केवल 4000 से भी कम मॉन्यूमेंट्स सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल सर्वे के अंडर प्रोटेक्टेड हैं। तो इसके अलावा इन 4000 या 3900 के अतिरिक्त कितने सारे छोटे शहरों, छोटे कस्बों में
बड़े शहरों में ऐसे हमारी धरोहर है जो फैली हुई है और जो कि आर्कियोलॉजिकल मॉन्यूमेंट नहीं करार दी गई, पर ये हमारा दायित्व है हर नागरिक का कि हम उसको संजो के रखें, उसका संरक्षण करें और अगली पीढ़ी के लिए उन्हें छोड़ दें। बहुत खूब आपने बात कही। अब हम आगे बढ़ते हैं। When you were a young child, young architect and in Delhi, तो आपने जो अपनी लाइफ की शुरुआत की थी वो बेसिकली आपने ब्लॉग्स लिखने से शुरू किया था, लेकिन आपने साथ ही लोगों को ये भी बताया कि कितने सारे मॉन्यूमेंट्स हैं जो कहीं गुम गए हैं, कहीं लॉस्ट हैं, लोगों को शायद उसके बारे में जानकारी नहीं है, और आपने अपने ब्लॉग्स के माध्यम से ये जानकारी साझा करनी शुरू की। तो कैसे आया वो जहन में? So 93 में जब मैंने आर्किटेक्चर किया तो मैंने इंडिया हैबिटेट सेंटर पे स्टाइन दोषी भल्ला के ऑफिस में जूनियर आर्किटेक्ट का काम शुरू किया। उन दिनों ब्लॉग ही नहीं होते थे, उन दिनों मैं हर वीकेंड पे जाके दिल्ली की किसी एक छिपी हुई एक अनूठी सी इमारत को देखती थी, उसके बारे में रिसर्च करती थी और फिर सैटरडे टाइम्स के लिए फोर्टनाइटली एक कॉलम लिखना शुरू किया मैंने, कॉल्ड फॉरगॉटन मॉन्यूमेंट्स। उन भूले बिसरे मॉन्यूमेंट्स और इमारतों के बारे में जो कि लोगों के पहचान में नहीं है, जिनको या तो निग्लेक्टेड है, अबैंडन है। और उसके बाद मुझे ये मौका मिला कि मैं मास्टर्स करूं कंजर्वेशन आर्किटेक्चर में। वो करने के बाद मैं मुंबई आई और मुझे मुंबई आए हुए 28 साल हो गए हैं। 95 में आप मुंबई आए थे और तब से ये मेरी कर्मभूमि है और इस शहर ने मुझे बहुत सब कुछ दिया है और मैं जितना भी इस शहर के लिए कर सकूं वो कम है। मैम, जब आप मुंबई आए 95 में, तो वो एक ऐसा दौर था जब गवर्नमेंट ने एक अपील की थी 95 में मुंबई में कि आप जितने भी हेरिटेज बिल्डिंग्स हैं आप उन्हें गोद लें, आप उनके लिए कुछ करें, एज अ सिटीजन आप कुछ करें। आपके लिए ये अच्छा मौका भी था क्योंकि आप उस समय जब आई थी तो जो कोर्स आपने किया था वो कोर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल था और आपकी नज़र भी शायद उन्हीं इमारतों पर जाती थी जो कहीं उन निगाहों से दूर थी। आपने उस पर काम करना शुरू किया, लेकिन इनिशियल लाइफ कितनी स्ट्रगल से भरी रही, क्योंकि अगर मैं कहूँ हेरिटेज कंजर्वेटर, ये जो कंजर्वेटर शब्द है ये लोगों को इतनी जल्दी समझ नहीं आता होगा। जब 95 में मैंने मुंबई में काम करना शुरू किया तो कंजर्वेशन आर्किटेक्ट क्या है लोगों को आइडिया भी नहीं था और पूरे शहर में जितने भी उस समय 15 मिलियन की आबादी रही होगी, केवल 2 क्वालिफाइड कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स थे, ना ही कोई गवर्नमेंट फंडिंग थी कंजर्वेशन के लिए। तो उस समय इसलिए मुझे ये लगा कि अगर कोई बहुत ही इमारत है जो कि जिससे ज़रूरत है कंजर्वेशन की, उसके लिए हमें कुछ कोशिश करें। तो हमने ना ही वॉलंटरली शॉपकीपर्स ने अपने साइन बोर्ड्स उनको हटा के उनको सही तरह से बिल्डिंग्स को की हेरिटेज दिखाने के लिए सही किया, बल्कि जो स्ट्रीट फर्नीचर, ये भारत का पहला स्ट्रीट फर्नीचर प्रोजेक्ट था एक हेरिटेज एरिया के लिए। और चाहे वो फुटपाथ में जो पत्थर लगा हो या रेलिंग हो या लैम्प पोस्ट हो, उसका खर्चा आम दुकानदारों ने उठाया। और इसलिए हमने ये कोशिश की हमेशा कि अगर ये एक धरोहर है जो सबकी धरोहर है तो सब क्यों ना इसको बचाने का काम करें, हम क्यों ये इंतजार करते रहें कि सरकार करे। अच्छा, ये साइनेज और बोर्ड से स्टार्ट हुआ जो सफर था, ये आगे बढ़ा, मुंबई ओपेरा बिल्डिंग, लद्दाख तक ये सफर पहुंचा, लेकिन शुरुआत जो हुई वो नॉन मॉन्यूमेंटल से हुई। नॉन मॉन्यूमेंटल से फिर आपने मॉन्यूमेंट्स की ओर रुख किया। और अगर मैं कहूँ कि अजंता केव्स पर काम करना, या फिर हम्पी मंदिर में आपका काम, या फिर लद्दाख के उस मैं मोनेस्ट्री की बात ज़रूर जिक्र करना चाहूँगी जो 15वीं शताब्दी का है, ये आपकी लाइफ में क्या एक बदलाव की भूमिका लेकर आते हैं? मुझे ये लगता है कि जो पिछले 25 साल मैंने इस क्षेत्र में काम किया है, दिस इज मोर ऑफ अ प्रिविलेज, इट्स अ गिफ्ट, इट्स अ ग्रेट प्रिविलेज टू हैव अ चांस टू वर्क ऑन सच मॉन्यूमेंट्स। कि भारत के ऐसे अनूठे मॉन्यूमेंट्स, चाहे वो लद्दाख में एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री हो, या सारनाथ के लिए काम करना, या बोध गया के लिए काम करना, अजंता के लिए काम करना, आमेर किला से लेकर के शिवाजी महाराज की जन्मभूमि शिवनेरी के लिए काम करना, ये एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य है और इसको मैं एक बहुत ही बड़ा सौभाग्य मान के चलती हूँ। और मेरे अगर जिंदगी के 25 साल इस काम में कार्यरत हुए हैं,
मुझे लगता है कि हमारी जो हमारे देश में इतनी सारी इमारतें, हमारा कल्चरल हेरिटेज इतना फैला हुआ है और इतना भव्य है कि कई जन्म लग जाएंगे और तो भी ये कम होगा। बिल्कुल, क्योंकि आपने उन पलों को जिया है, आपने उस इतिहास को जिया है और उसको एक जीवंत रूप भी दिया है। शायद ये आने वाले भविष्य के लिए बहुत कारगर काम साबित होगा, क्योंकि वो अपने उस हेरिटेज के साथ जुड़ पाएंगे, उसके बारे में जान पाएंगे जिसके बारे में वो अभी तक नहीं जानते थे। लेकिन यहाँ पर मेरा एक सवाल आपसे ये ज़रूर होगा कि एक आर्किटेक्ट के तौर पर जब आप कोई हाई राइज बिल्डिंग डिज़ाइन करते हैं, जब आप किसी और बिल्डिंग का नक्शा तैयार करते हैं, तो ये बहुत आसान काम होता है, क्योंकि दरअसल आप अपनी कल्पनाओं को मूर्त रूप दे रहे होते हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत जब आप हेरिटेज कंजर्वेशन पर काम करते हैं तो आप उस शताब्दी में जाते हैं, उसे जीते हैं, उसे भी किसी ने डिज़ाइन किया होता है और उस आर्किटेक्ट के माइंड को आपको रीड करना होता है, क्योंकि दरअसल जो आप कंजर्वेशन कर रहे हैं वो आप उस चीज़ को हूबहू बिल्कुल वैसा तैयार कर रहे होते हैं। कितना मुश्किल होता है उस इरा में वापस जाना, उस तरीके से जीना, उस तरीके से सोचना और किसी के माइंड में जाकर घुस कर ये समझना कि ये कैसा होगा। देखिए, कंजर्वेशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यही है कि हमें उसको जैसी वो थी वैसा ही लाना है। जैसी वो बिल्डिंग थी, इमारत थी, हमें अपने मनगढ़ंत उसमें ब्यूटिफिकेशन किया तो उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए रिसर्च, आर्काइवल रिसर्च बहुत 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 ही महत्वपूर्ण है। कोई भी कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लेने से पहले उसमें बिल्कुल गहराई से उसको समझना, उसका वो जो उसके आर्किटेक्ट थे उनकी क्या सोच रही होगी, उस समय के मटेरियल्स क्या थे, कंस्ट्रक्शन की पद्धति क्या थी, वो समझना बहुत ज़रूरी है। इसलिए अगर हम एक 15वीं शताब्दी की हम्पी में एक अर्थ स्ट्रक्चर के साथ काम कर रहे हैं तो भोजपत्र को हमने वाटरप्रूफिंग की तरह इस्तेमाल किया। हमने नई कोई वाटरप्रूफिंग नहीं लाई, क्योंकि यही आइडिया था कि 600 साल पहले वो क्या इस्तेमाल करते थे, वो कोई बिटुमन फेल्ट तो नहीं थी वहाँ पे। सो इसी तरह हर प्रोजेक्ट में आपको एक बहुत ही गहराई से, और ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक बहुत बड़ा एक भार होता है कंजर्वेशन आर्किटेक्ट पे, क्योंकि ये धरोहर हमारी नहीं है, अमानत है अगली पीढ़ी के लिए। तो आप उसको केवल बहुत ही ध्यान से उसको संजो के आगे बढ़ दे सकते हैं, उसमें अपने मन से जो बदलाव है वो नहीं ला सकते। और यही प्रवृत्ति और यही चेष्टा रही है कि जो करें वो एक सेंस ऑफ ड्यूटी से करें, नॉट अ सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट। एक ड्यूटी मानकर एक नागरिक का फर्ज अदा करें, ये आप हमेशा से सोचती आई हैं। एक कंजर्वेटर के तौर पर आप कैसे खुद को मैनेज करती हैं? कभी आप माइनस डिग्री पर काम कर रही हैं, कभी 46 डिग्री पर काम कर रही हैं। कंजर्वेशन एक बहुत ही आसान नहीं है, ये मतलब ये ग्लैमराइज प्रोफेशन नहीं है। इसमें बहुत ही धूल मिट्टी गारे के साथ काम करना पड़ता है, आपको लोकल लेबर के साथ काम करना पड़ता है। मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसी जगह रहे हैं जहाँ लद्दाख में केवल अप्रैल से अक्टूबर के बीच में काम होता था, नहीं तो -20 डिग्री तक वेदर जाता था। हम्पी में हम 46 डिग्री में हमने काम किया है, कोटा में ऐसे में। पर उसमें यही है कि जो साइट की ज़रूरत है आपको वो करना है। आपको ये सोचना है कि मेरा प्रोजेक्ट अगर मैंने छत खोली है तो उसे मानसून से पहले कैसे ढकना है, और इसलिए उसमें जो ज़रूरत इमारत की या साइट की होती है वो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा होती है। चलिए कंजर्वेशन के बारे में और बातें करते हैं और लोगों को बताते हैं, आगे चलते हैं, आइए।